माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BHDLA 137 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। तो ये हिंदी ग्रामर वाला एक सब्जेक्ट कोड है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इससे हिंदी व्याकरण भी आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं लाया हूँ आपके लिए 5 साल के PYQ, 5 साल के PYQ के अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको लिया है। और ये वीडियो और ये नोट्स इग्नू जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो ये नोट्स आप लोग अभी तक परचेस नहीं किए तो व्हाट्सएप से पहले परचेस कर लीजिए, देन आप लोग एक साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रिपरेशन भी अच्छा से हो जाएगा। तो देखिए ये कोड है जिसका टाइटल क्या है, हिंदी भाषा। आप जानते हैं ना हिंदी भाषा क्या होता है, जो लैंग्वेज इंडिया में बोले जाते हैं आमतौर, ठीक है, हिंदी भाषा। ऑफिस जाते हैं हिंदी भाषा, कोई काम करते हैं, कोई कोई भी कार्यालय में कोई भी काम हम होता है तो ये सब कौन सी हिंदी भाषा यूज करते हैं हम लोग। तो हिंदी भारत की राजकीय भाषा है। और ये संप्रेषण कौशल मतलब हिंदी भाषा में बातचीत करना, ठीक है, बातचीत करने का स्टाइल। चलिए, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, संप्रेषण के अर्थ को समझाते हुए संप्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। संप्रेषण मतलब होता है बातचीत, कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको संप्रेषण की क्या क्या प्रक्रिया है वो आपको बताने का है, यही है। तो संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, समूह, संस्था अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और अनुभवों को दूसरे तक क्या करती है, पहुंचाती है, तथा सामने वाला उन्हें समझकर क्या करती है, प्रतिक्रिया देता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, केवल संदेश का आदान प्रदान ही नहीं बल्कि अर्थ की स्पष्ट और समान समझ स्थापित करना। प्रभावी संप्रेषण तभी संभव है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही भाव और आशय को ग्रहण करें। तो आपने क्या देखा, आपने अभी ये देखा कि भाई संप्रेषण क्या होता है ना। जब भी कोई भी व्यक्ति एक या दो तीन किसी ग्रुप में कहीं भी है ना वार्तालाप चल रहे होते हैं तो वो संप्रेषण ही कहलाता है। इसे ठीक, इसे संप्रेषण ही कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। और संप्रेषण की प्रक्रिया सतत और द्विदिशात्मक प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले प्रेषक जो बात करने वाले हो उनके मन में कोई विचार या फिर सूचना उत्पन्न होती है। इसके बाद वह उस विचार को शब्दों के जरिए, संकेतों या फिर प्रतीकों के रूप में ये व्यक्त किया जाता है, जिसे संकेतन कहा जाता है। अगर संकेतों के माध्यम से इसे बोला जा रहा है, संकेतन कहा जाएगा। संदेश किसी उपयुक्त माध्यम जैसे बोलकर, लिखकर, फोन, रेडियो या फिर अन्य तकनीकी साधनों से भेजा जाए, तो इस तरह से भी आपका संप्रेषण होता है। तो ये मौखिक संप्रेषण होगा, फिर यह लिखित संप्रेषण होगा जो लिख कर दिया जाएगा। एंड प्राप्तकर्ता उस संदेश को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और उसे समझने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, जिसे हम डिकोडिंग भी कहा जाता है ना। जिसे क्या कहा जाता है, डिकोडिंग भी कहा जाता है। संदेश को पढ़कर समझना डिकोडिंग के अकॉर्डिंग, तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। इसके बाद प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देगा, जिसे हम लोग प्रतिपुष्टि कहेंगे। क्या कहेंगे, जो मैसेज हम भेजेंगे उसके पास जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डिकोडिंग कहलाएगा। और वो देख लेगा और देख के जो प्रतिक्रिया देगा तो उसे प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक कहते हैं। और इससे यह स्पष्ट होता है कि संदेश सही ढंग से समझा गया है या फिर नहीं। अगर रिप्लाई दे दिया सही से तो वही सही से सुना गया होगा, समझा गया होगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार के व्यवधान जैसे शोर, भाषा का अंतर, मानसिक स्थिति या फिर तकनीकी बाधाएं संप्रेषण को प्रभावित कर सकती है। अतः स्पष्ट भाषा, उचित माध्यम और प्रभावी प्रतिक्रिया संप्रेषण को क्या करते हैं, सफल बनाते हैं और आपसी संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। तो ये फर्स्ट क्या था, क्वेश्चन था हमारा। और देखिए कितना इजी लैंग्वेज में, सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये आप लोग PDF परचेस कर लीजिए और यहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो उच्चारित भाषा और लिखित भाषा क्या है, उच्चारित मतलब उच्चारण करके जो भाषा बोली जाए, और लिखित भाषा जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, किसी न किसी लिपि के अकॉर्डिंग। सो वही है, उसी के बारे में विशेषता बताने के लिए कह रहा है। तो उच्चारित
जिसे मौखिक भाषा भी बोला जाता है। तो उच्चरित यानी मौखिक और लिखित भाषा संप्रेषण के दो प्रमुख रूप है ना? इन दोनों के वजह से संप्रेषण किया जाता है, जिनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ होती है। उच्चरित या फिर मौखिक भाषा वह भाषा है जो बोलकर व्यक्त की जाती है, जबकि जो लिखित भाषा होती है उसे लिखकर संप्रेषित की जाती है, लिखकर बात की जाती है। दोनों का उद्देश्य विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, आदान-प्रदान करना, परंतु उनकी प्रकृति और प्रयोग में अंतर पाया जाता है। यानी कि मौखिक जो हो और जो लिखित हो उनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है? जो मौखिक भाषा यानी उच्चरित भाषा की प्रमुख विशेषता इसकी तात्कालिकता और स्वाभाविकता है। इसमें वक्ता सीधे श्रोता से संवाद करता है, जिससे भाव, लय, उच्चारण, हाव-भाव और स्वर के उतार-चढ़ाव के माध्यम से अधिक स्पष्ट हो जाता है ये। तो मौखिक भाषा में उससे आमने-सामने बात करना पड़ता है। उसमें उसको भाव, लय, उच्चारण, हाव-भाव ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है? तो इससे अर्थ जो है समझने की बात इससे समझ और भी ज़्यादा अच्छा होता है, समझने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें तुरंत प्रतिक्रिया भी मिल जाता है, फीडबैक भी मिल जाता है, ठीक है? जिससे संप्रेषण अधिक प्रभावशाली बनता है और यह लचीली होती है और परिस्थिति के अनुसार यह आसानी से बदल सकती है। हालाँकि इसमें अस्थायित्व या फिर अभाव होता है और यह क्षणिक होती है, इसलिए बाद में इसे ज्यों को त्यों याद रखना ये कठिन हो जाता है, ठीक है? दूसरी और लिखित भाषा की बात करें तो क्या होता है भाई? लिखित भाषा प्रमुख विशेषता कि इसकी प्रमुख क्या विशेषता है? उसका जो स्थायित्व और स्पष्टता होता है मतलब सही तरीके से लिखा रहता है भाई। वो लंबे समय तक वो मैसेज हम लोग को संदेश देता रहेगा, पढ़ते रहेंगे, हम जब चाहें उसे पढ़ सकते हैं, है ना? उसी क्षण को, उसी पल को बार-बार याद कर सकते हैं, ठीक? लिखित रूप में संदेश जो है कि लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और उसे बार-बार पढ़ा जा सकता है। इसमें विचारों को व्यवस्थित, सुसंगठित और व्याकरणिक है ना क्या? वैकरणिक जो व्याकरण रहते हैं उनके सही तरीके से उपयोग किया जाता है। व्याकरण का सही उपयोग किया जाता है और शुद्ध ढंग से ये प्रस्तुत किया जाता है, जब भी कुछ लिख कर किसी को बताया जाए। तो लिखित भाषा में तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं मिलती मतलब जल्दी उसका प्रतिक्रिया नहीं मिलता है, इसलिए लेखक को पहले से ही अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप में व्यक्त करना पड़ता है। इसमें हाव-भाव या फिर स्वर का अभाव होता है, इसलिए शब्दों के चयन पर इसे विशेष ध्यान दिया देना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मुद्रित माध्यमों की भाषा को उदाहरण देकर क्या करना है? लिखना है, बताना है। तो मुद्रित माध्यमों की भाषा वह भाषा होती है समझो मुद्रित माध्यम क्या होता है? कौन-सी भाषा होती है? समझो, मुद्रित भाषा वह भाषा होती है जो समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, विज्ञापन, पोस्टर आदि जैसे छपे हुए माध्यम में प्रयोग की जाती है। तो मुद्रित भाषा समझे, मुद्रित माध्यम क्या होता है भाई? जो समाचार पत्र में मिलता हो, पत्रिकाएँ में, पुस्तकें में, विज्ञापन में, पोस्टर में आदि जगह छपे हुए मिलते हैं तो ये मौद्रिक भाषा होता है। इस भाषा का मुख्य उद्देश्य जानकारी देना, विचार प्रकट करना तथा पाठकों को प्रभावित करना होता है। इसलिए इसकी भाषा स्पष्ट, सरल और सुसंगठित और प्रभावशाली होती है। मुद्रित माध्यमों की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी स्पष्टता और शुद्धता है। इसमें व्याकरण के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि पाठक बिना किसी भी भ्रम के संदेश को समझ सके। दूसरी विशेषता उसकी संक्षिप्तता है, विशेषकर समाचार पत्रों में कम शब्दों में अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए आज पटना में भारी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ, तो यह वाक्य कम शब्दों में पूरी जानकारी क्या देता है ना? तो मतलब ऐसा हुआ होगा, वहाँ अपने इमेजिन इसमें बन जाता है कि यहाँ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, पानी जमा हुआ तो, है ना? जिसका कारण बहुत नुकसान हुआ होगा, बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है? जो बिज़नेस करने वाले हैं वो बिज़नेस नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत सारी समस्या आ गई होगी। तो वो एक लाइन बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारे सेंटेंस को, बहुत सारे ना कहानी को बता सकते हैं। और इसके अलावा मुद्रित भाषा तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ होती है कि नहीं? खासकर समाचारों में बिल्कुल फैक्ट के तरीके से ना सच्चाई बताते हुए उसमें लिखा रहता है। उसमें कोई न्यूज़ नहीं होता, फैक्ट रहता है। फेक नहीं, फैक्ट होता है। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं की अपेक्षा तथ्यों पर अधिक जोर दिया जाता है ना? जैसे कि सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की।
वहीं विज्ञापनों में ये भाषा आकर्षक और प्रभावशाली होती है। तो ये जो है एक विज्ञापन के लिए बहुत ही बढ़िया है और ये प्रभावशाली भी। जैसे सिर्फ ₹999 में पाएँ शानदार मोबाइल। यहाँ भाषा उद्देश्य पाठक को आकर्षित करना चाहता है, करना होता है। मतलब कि ये जो है ये भी मुद्रित ही भाषा है, यानी कि इन समाचार के लिए यूज़ किया गया, ये विज्ञापन के लिए यूज़ किया गया कि भाई 999 का में ही शानदार मोबाइल रुपये में शानदार मोबाइल। अब सोचो इससे क्या कहा, बहुत अच्छा मोबाइल है, 999 सही जगह सही दाम है। तो ये भी एक क्या होता है, विज्ञापन करना। ठीक है, इससे कस्टमर जल्दी उसमें जुड़ते हैं और लेते हैं। मुद्रित माध्यमों की भाषा अस्थायी भी होती है क्योंकि यह लिखित रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और इसे बार-बार पढ़ा जा सकता है। साथ ही इसमें विचारों को क्रमबद्ध और अनुशासित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आंगिक भाषा को स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न रूपों पर वर्णन कीजिए। तो आंगिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज। आंगिक भाषा क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज। तो यह वह भाषा होता है जिसमें व्यक्ति बिना शब्दों के, जिन बिना मुँह से बोले वो अपने विचारों, भावनाओं और भावों को शरीर के अंगों की गतिविधियों के माध्यम से व्यक्त करता है। मतलब कि बॉडी लैंग्वेज से, अपने शरीर के हाव-भाव से, तो शरीर के पार्ट से वो इस तरह से बात कर लेता है कि भाई वो जो मुँह से बोलने वाला हो वो उसका बिल्कुल सेम पता चल जाता है। मतलब मुँह से भी बोलना नहीं पड़ता है, मतलब इस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात कर लेता है। यह संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण और गैर मौखिक माध्यम है। जिसे बोलना नहीं आता है, वो इसी माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज से ही वो अपनी बात दूसरे तक रखते हैं, जो कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी भी होता है। दैनिक जीवन में हम अपने हाव-भाव, चेहरे के भाव और शरीर की मुद्राओं के द्वारा बहुत कुछ व्यक्त कर देते हैं, सही बात है। एंड आंगिक भाषा के विभिन्न रूपों में सबसे प्रमुख आता है मुखाभिनय, जिसमें चेहरे के हाव-भाव जैसे कि मुस्कान, क्रोध, आश्चर्य, दुःख, शांति इसमें शामिल हो। तो ये सब दुःख, शांति, मुस्कान, आश्चर्य ये सब क्या है? मुखाभिनय, ठीक है? तो आंगिक भाषा के कौन-सा रूप है ये? मुखाभिनय। दूसरा रूप है नेत्र संकेत। तो नेत्र आँख के इशारों जिसमें आँखों के द्वारा संपर्क किया जाता है, संकेत दिया जाता है, भावनाएँ व्यक्त की जाती है। तीसरा रूप होता है हस्त मुद्राएँ, ठीक है? हाथों से जिसमें बताया जाए, हाथों से इशारा दें, हाथों से हाथ, जैसे हाथ हिलाना, इशारा करना, ताली बजाना, जो संप्रेषण को स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं। इसके अलावा शारीरिक मुद्राएँ भी महत्वपूर्ण है, जैसे खड़े होना, बैठने या फिर चलने का तरीका, ये सब भी बताते हैं भाई, जो व्यक्ति के आत्मविश्वास और मन स्थिति को दर्शाता है। और आगे है स्पर्श भी, क्या है स्पर्श भी क्या है भाई? आंगिक भाषा है का एक रूप है। जैसे हाथ मिलाना क्या होता है? दोस्ती है कर रहे हैं हम उससे, ठीक है? और हाल समाचार पूछ रहे हैं। गले लगाना जो क्या अपनत्व और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका है स्टूडेंट्स 4 नहीं 5, रिपोर्ट या फिर प्रतिवेदन को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताएँ बताइए। तो रिपोर्ट या फिर प्रतिवेदन वह लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी घटना, कार्य, समस्या, अनुसंधान या फिर परियोजना से संबंधित तथ्यों यानी फैक्ट, निष्कर्षों और सुझावों को क्रमबद्ध एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संबंधित विषय की क्या सटीक जानकारी देना और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना होता है। रिपोर्ट सामान्यतः आधिकारिक, शैक्षणिक या फिर व्यावसायिक कार्यों में तैयार की जाती है। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता उसकी वस्तुनिष्ठता, अर्थात इसमें व्यक्तिगत भावनाओं के स्थान पर तथ्यों और प्रमाणों को महत्व दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसमें स्पष्टता और सटीकता है, जिससे पाठक आसानी से विषय को समझ सकें। रिपोर्ट में भाषा सरल, शुद्ध और औपचारिक होती है। इसकी क्रमबद्धता और संरचना का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे भूमिका, मुख्य विचार, निष्कर्ष और सुझाव। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट संक्षिप्त और सारगर्भित होती है, जिसमें अनावश्यक विवरण से बचा जाता है। इसमें प्रस्तुत जानकारी विश्वसनीय और प्रामाणिक होनी चाहिए ताकि उस पर भरोसा किया जा सके। रिपोर्ट का एक और गुण उद्देश्यपरकता है, अर्थात यह किसी विशेष उद्देश्य या फिर समस्या के समाधान के लिए तैयार की जाती है। क्वेश्चन 7 है आपका सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग।
की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। चलिए, क्या होता है, सृजनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, अनुभव और संवेदनाओं के आधार पर नए और मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति करता है। मतलब कि क्रिएटिव राइटिंग इस तरह से ये समझ लो, जिसे सही तरीके से सजा के लिखा जाता है, सुंदर-सुंदर लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, क्रिएटिव राइटिंग। यह केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पाठक के मन पर भी प्रभाव डालता है, उसे भावनात्मक रूप से इसे जोड़ता है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि इसके क्या प्रमुख रूप है, तो इसे इसे क्रिएटिव राइटिंग के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। सृजनात्मक लेखन की प्रमुख विशेषता उसकी मौलिकता है। इसमें लेखक अपने विचारों को नए और अनोखे ढंग से प्रस्तुत करता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता कल्पनाशीलता है, जिसके माध्यम से लेखक समान विषयों को भी रोचक और प्रभावशाली बना देता है। इसमें भावनात्मक भी होती है, जिससे पाठक लेखक की अनुभूतियों को महसूस कर पाता है। इसके साथ ही सृजनात्मक लेखन में भाषा की सौंदर्यात्मकता का विशेष महत्व होता है। लेखक अलंकार, प्रतीक, बिंब और लयात्मकता का प्रयोग करके अपनी रचना को आकर्षक बनाता है। इसकी एक और विशेषता स्वतंत्रता है, जिसमें लेखक को विषय, शैली और अभिव्यक्ति के चयन की पूरी आजादी होती है। तो सृजनात्मक लेखन में रोचकता और प्रभावशीलता भी क्या है, आवश्यक होती है, ताकि पाठक की रुचि बनी रहे। साथ ही इसमें व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी और अभिव्यक्ति क्या होती है, झलकती है। जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स, लेखक की सोच, दृष्टिकोण और संवेदनशीलता का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, व्यक्तित्व लेखन यानी कि पर्सनैलिटी। तो पर्सनल लेखन के अ, अभिप्राय को क्या करना है, स्पष्ट करते हुए उसकी विभिन्न विधियों पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। तो व्यक्तित्व लेखन से अभिप्राय उसके लेखन से है, उस लेखन से है जिसमें लेखक अपने निजी विचार है कि नहीं, और अनुभवों और भावनाओं और आत्मानुभूतियों को व्यक्त करता है ना। यह लेखक अधिक आत्म केंद्रित, व्यक्तिगत और भाव प्रधान होता है, जिसमें बाहरी तथ्यों की अपेक्षा व्यक्ति के अंदरूनी संसार को महत्व दिया जाता है। व्यक्तित्व लेखन का उद्देश्य पाठक के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करना और अपने अनुभवों को साझा करना होता है। तो व्यक्तित्व लेखन की कई प्रमुख विधियां हैं, जैसे डायरी लेखन। इसमें सबसे सामान्य है, इसमें जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की घटनाओं और भावनाओं को दिन प्रतिदिन लिखता है। आत्मकथा में लेखक अपने पूरे जीवन का क्रमबद्ध वर्णन करता है, जबकि संस्मरण किसी विशेष घटना, व्यक्ति या फिर समय की स्मृतियों पर आधारित होता है। पत्र लेखन भी व्यक्तिक लेखन की आकर्षक रूप है। आकर्षक पत्र लेखन भी व्यक्तित्व लेखन का क्या है, महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को किसी विशेष व्यक्ति के लिए व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त निबंध भी इस श्रेणी में आते हैं, जहां लेखक किसी विषय पर अपने निजी दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषण की भाषा के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। तो भाषण की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सीधे श्रोताओं के मन तक पहुंचे, उन्हें प्रभावित कर सके, है ना। इसके लिए सबसे पहले भाषा का सरल और स्पष्ट होना आवश्यक है, ताकि हर वर्ग का श्रोता उसे आसानी से समझ सके। कठिन, जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग भाषण की प्रभावशीलता को कम कर देता है। इसलिए सामान्य और प्रचलित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। भाषण की भाषा श्रोताओं के स्तर, उनकी आयु, शिक्षा और परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, तभी वह सार्थक बनती है। इसके साथ ही भाषा में प्रवाह और लय होना भी बहुत जरूरी है, जिससे भाषण सुनने में सहज और आकर्षक लगे। और भावशीलता बढ़ाने के लिए वक्ता को भावनात्मकता का भी सहारा लेना चाहिए, ताकि श्रोता उससे जुड़ाव महसूस कर सके। उदाहरण, कहावतें और छोटे-छोटे प्रसंग भाषा को रोचक और जीवंत बनाते हैं। भाषा में संक्षिप्तता का गुण भी होना चाहिए, जिससे अनावश्यक विस्तार से बचा जा सके और मुख्य विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हो सके। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 है, समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन-कौन से बताना है अपने विचार के अकॉर्डिंग।
तो समाचार लेखन एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है जिसमें तथ्यात्मकता मतलब पूरी तरह से सटीकता तैयारी होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, सही सच्चाई के अकॉर्डिंग, है ना? ईमानदारी अकॉर्डिंग सच बातें होना चाहिए और निष्पक्षता का विशेष महत्व होता है। समाचार लिखते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उसमें दी गई जो जानकारी है वो सत्य और प्रामाणिक है या फिर नहीं। और किसी भी प्रकार की अफवाह, अनुमान या फिर व्यक्तिगत राय को समाचार में स्थान नहीं देना चाहिए। मतलब खुद से अनुमान लगा लिए, लिख दिया, अफवाह कोई फैलाया तो वही, मतलब ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए समाचार में। तो समाचार का उद्देश्य केवल जानकारी देना मतलब सही जानकारी देना, ना कि किसी को प्रभावित करना है। ठीक है? और समाचार लेखन में 5W और 1H यानी कि क्या, कब और कहाँ। 5W का मतलब ना समझे, व्हाट, वेयर, है ना? व्हेन, तो ये सब क्या है, व्हाट, वेयर, व्हेन और क्या कहते हैं, हाउ, ये सब आ जाता है। ठीक है? तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है समाचार लेखन में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर समाचार के प्रारंभिक भाग में स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए ताकि पाठक को पूरी जानकारी तुरंत मिल सके। इसे इंट्रो और या फिर लीड कहा जाता है, जो पूरे समाचार का सार प्रस्तुत करता है। भाषा की दृष्टि से समाचार जो है कि सरल और क्या होना चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। कठिन शब्दों, अलंकारिक भाषा से इसमें बचना चाहिए क्योंकि समाचार और सजावट नहीं, समाचार का उद्देश्य क्या है? सजावट नहीं बल्कि सूचना देना। समाचार का शीर्षक आकर्षक और सारगर्भित होना चाहिए जो पाठक का ध्यान खींचे। इसके अतिरिक्त समाचार लेखन में निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सभी पक्षों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि पाठक आसानी से समझ सके। अंततः समाचार लेखन में समयबद्धता भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समाचार जितना ताज़ा होगा उतना ही प्रभावी और महत्वपूर्ण माना जाएगा, उपयोगी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है जनसंचार। ठीक है? ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग जिसे मान सकते हो। जनसंचार में समझते हो? मतलब ये एक प्रकार का ऐसा माध्यम होता है ना जिसके ज़रिए से कोई बड़ी सूचना है ना हमको घर बैठे पहुँच जाता है, मिल जाता है। जैसे कि टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये सब बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसके ज़रिए हमें रेडियो के थ्रू जनसंचार ये क्या है, जनसंचार का माध्यम है। हमें नॉलेज मिल जाता है, जानकारी मिल जाता है। समझिए, जनसंचार माध्यम वे साधन हैं जिनके माध्यम से सूचनाएँ, विचार और संदेश एक ही साथ बड़ी संख्या में बहुत ही सारे लोगों के पास पहुँचता हो, ठीक है? इसके स्वरूप समय के साथ निरंतर बदलते हैं और विकसित होते हैं। प्रारंभिक दौर में जनसंचार के प्रमुख अ, माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो और दूरदर्शन थे। मतलब स्टार्टिंग के समय में जो माध्यम था जनसंचार का तो इतना ही तक सीमित थे, है ना? पत्रिकाएँ, रेडियो और इस समय इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा विकसित हुआ नहीं था। तो ये पारंपरिक माध्यम आज भी अपनी विश्वसनीयता और व्यापक पहुँच के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये सब आज भी है, लेकिन अब क्या हो गया कि वर्तमान समय को देखते हुए अब जो है कि जनसंचार माध्यमों के स्वरूप इसका और भी तकनीक हो जैसे मान लो इंटरनेट, डिजिटल तकनीक भी आ गया जिससे इसके विकास ने संचार को गति और बहुत तेज कर दिया। जैसे कि अब सोशल मीडिया में भी हमें बहुत सारे न्यूज़ मिल जाते हैं। वेबसाइट में, ब्लॉग में, मोबाइल में, एप्लीकेशन में और बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिससे हमें जानकारी मिलता है। तो ये क्या है जनसंचार का ही माध्यम है। ठीक है? सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ हमें जानकारी मिलना टीवी से, यूट्यूब से तो ऑनलाइन कुछ भी हमें मिलना तो ये जनसंचार का ही माध्यम हुआ। इनके माध्यम से सूचना का आदान-प्रदान तुरंत और वैश्विक स्तर पर मतलब ये पूरा दुनिया में फैल जाता है, जनसंचार में। और आज व्यक्ति केवल सूचना प्राप्त करने वाला ही नहीं बल्कि उसे प्रसारित करने वाला भी बन गया है। जनसंचार माध्यमों को उनके स्वरूप के आधार पर श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य माध्यमों में बाँटा जा सकता है। रेडियो श्रव्य माध्यम है। रेडियो जो है कि सुनने वाला माध्यम जिससे हम लोग सुनते हैं, उसमें देखा नहीं जाता है। जबकि जो टेलीविज़न है और इंटरनेट आधारित है, ये इससे क्या होता है वीडियो प्लेटफ़ॉर्म दृश्य है ना?
दृश्य श्रव्य माध्यम है, तो ये इसमें दृश्य के साथ ही श्रव्य किया जाता है, दृश्य के साथ बोला जाता है। और यह माध्यम संदेश ये जो माध्यम है संदेश का, ये अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाते हैं ये। और भी संप्रेषण के विविध रूप को पर दो संप्रेषण के अलग-अलग सा रूप होता है, जैसे मतलब मौखिक संप्रेषण, ठीक है, लिखित संप्रेषण, ठीक, तो अलग-अलग टाइप से संप्रेषण होते हैं। आंगिक संप्रेषण, अलग-अलग, ये तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। ठीक, बहुत ईज़ी लैंग्वेज है ये नोट्स जो है कि ना, ये बहुत ईज़ी लैंग्वेज में ये नोट्स बना दिया गया है आप लोगों के लिए। वीडियो को रोककर इसे समझ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से परचेज़ कर लीजिए। तो अब क्या है, लिखित भाषा के प्रकार को विस्तार कीजिए। लिखित भाषा के 12 नंबर में, लिखित भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा विचारों को, भावनाओं और सूचनाओं को अस्थायी रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसका प्रमुख प्रकार क्या है कि यह संप्रेषण को समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त कर देती है। तो लिखित भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को संरक्षित कर सकता है और उन्हें भविष्य में कभी भी पढ़ा और समझा सकता है। लिखित भाषा एक महत्वपूर्ण प्रकार ज्ञान का संरक्षण और प्रसार है। पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, लेखों और दस्तावेजों के माध्यम से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। शिक्षा के क्षेत्र में लिखित भाषा का विशेष महत्व है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें, नोट्स और परीक्षाएं इन इन इसी पर क्या होती है, आधारित होती है। इसके अलावा लिखित जो भाषा है, ये प्रशासनिक कार्यों में भी अत्यंत उपयोगी होती है। सरकारी आदेश, नियम, अधिसूचना और रिपोर्ट आदि लिखित रूप में ही तैयार किए जाने चाहिए, जिससे कार्य में स्पष्टता और प्रामाणिकता बनी रहती है। और व्यापार और वाणिज्य में भी अनुबंध, बिल, रसीद और पत्राचार लिखित भाषा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। लिखित भाषा एक अन्य प्रकार अभिलेख या फिर रिकॉर्ड रखना है, जिससे ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं का क्या है, दस्तावेजीकरण संभव होता है। यह समाज के स्मृति को सुरक्षित रखने में सहायक होती है। संवाद की औपचारिकता के विभिन्न रूपों का क्या कीजिए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो संवाद, तो चलिए, संवाद की औपचारिकता से आशय उस स्तर से है जिसमें भाषा, शैली और व्यवहार की मर्यादा परिस्थिति के अनुसार बदलती है। सामान्यतः संवाद के औपचारिक रूप 3 प्रकार के होते हैं: औपचारिक, अर्धौपचारिक और अनौपचारिक। तो संवाद इस तरह से किया जाता है, अपनी बात किसी ऑफ़िशियली रूप से भी हम लोग रख सकते हैं, एक अच्छे तरीके से, है ना? लिखकर। तो हम संवाद अलग-अलग तरीके से कह रहे हैं कि औपचारिक तरीका, ऑफ़िशियल तरीका, अर्ध-औपचारिक थोड़ा-सा ऑफ़िशियल, थोड़ा-सा क्या अपना घर वाला ठीक है? और नेक्स्ट है औपचारिकता, अनौपचारिकता, ठीक है? अनौपचारिक में आ जाता है कि भाई सगा-संबंधी रिलेटेड। एंड ये औपचारिक संवाद वो होता है जिसमें विशिष्ट, मर्यादित और नियमबद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः कार्यालय और शैक्षिक संस्थान, सरकारी कार्यों, व्यावसायिक बैठकों में प्रयुक्त होता है। औपचारिक मतलब ऑफ़िशियल भाषा। तो समझ गए, स्कूलों में होगा, शैक्षिक संस्थान यानी सरकारी कार्यों में, जो भी सरकारी कार्य होगा उसमें ये औपचारिक संवाद होगा। ठीक है? इसमें बातचीत होगा, इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इसमें संबोधन, विनम्रता और स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए, मान्यवर, कृपया सूचित किया जाता है कि बैठक कल प्रातः 10 बजे आयोजित की जाएगी। समझिए। और ये क्या ऑफिशियल तरीके से देखा। और इसी को अगर बोला जाए अर्ध औपचारिक संवाद में, तो ये अर्ध औपचारिक संवाद में औपचारिकता और सहज का संतुलन होता है। इसमें भाषा अपेक्षाकृत सरल होती है, लेकिन शिष्टाचार बना रहता है। यह संवाद सहकर्मियों और परिचित व्यक्तियों या फिर शिक्षक छात्र के बीच समान वार्तालाप में देखा जाता है। उदाहरण, सर, क्या मैं यह कार्यकाल पूरा क्या कह रहा है कि सर, क्या मैं यह कार्य कल तक पूरा कर सकता हूँ? कह रहा है कि कल तक पूरा कर सकता हूँ यह कार्य। ये अर्ध औपचारिक।
और आता है अनौपचारिक संवाद, तो यहाँ पूरी तरह से यह सहज और स्वाभाविक होता है। इनमें नियमों का बंधन कम होता है। इसमें कोई खास नियम नहीं होना, अपने मन से लिख दिया और बोलचाल की भाषा इसमें प्रयोग किया जाता है। यह मित्रों को, परिवारजनों को, गरीबी लोगों को, है ना, गरीबी लोगों के बीच होता है। उदाहरण उदाहरण क्या है? अरे! कल फ़िल्म देखने चलेंगे क्या? तो ये अनौपचारिक में आ जाता है। क्वेश्चन 14 में है, सरकारी पत्र को स्पष्ट करते हुए एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। ठीक है? तो सरकारी पत्र किस तरह से होते हैं? तो ऑफिशियल पत्र लिखा जाता है जिसमें आपको पूरा हर जितने भी वर्ड्स हो तो एक मेंटेन तरीके से डिसिप्लिन में रहकर लेना पड़ता है। व्याकरण का सही उपयोग करना पड़ता है। जैसे मान लो सेवा में, ठीक है? सेवा में रिस्पेक्ट के साथ लिखना पड़ता है। श्रीमान, इस प्रकार के जो पत्र होते हैं, तो ये सरकारी पत्र होता है। तो नमूना तैयार करने के लिए बोला गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। सरकारी पत्र वो औपचारिक क्या होता है, ऑफ़िशियल पत्र होता है, जो किसी सरकारी कार्यालय, विभाग या फिर संस्था द्वारा आधिकारिक कार्यों के लिए लिखा जाता है। इसका उद्देश्य सूचना देना, आदेश जारी करना, निर्देश देना या फिर किसी विषय पर स्पष्टीकरण माँगना होता है। सरकारी पत्र की भाषा जो है कि सरल, स्पष्ट और शिष्ट तथा औपचारिक होती है। इसमें अनावश्यक विस्तार से बचते हुए सीधे विषय पर बात की जाती है। इस ऐसे पत्र एक निश्चित प्रारूप में लिखे जाते हैं, जिसमें प्रेषक का नाम, कार्यालय, दिनांक, प्राप्तकर्ता, विषय, संबोधन, मुख्य सामग्री और अंत में हस्ताक्षर शामिल होते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप हेडिंग दे दोगे कोई भी पत्र का, ठीक? या फिर नहीं भी चलेगा, तो यहाँ पे सेवा में आप लिख सकते हो, सेवा में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? सेवा में। ठीक है? उसके बाद कार्यालय जिला पदाधिकारी पटना बिहार, दिनांक, इस तरह से भी लिख सकते हो। या फिर देखो यहाँ पे स्टार्टिंग भी आप देखो, अब न्यू तो फॉर्मेट में बनता है, तो पहले डेट वेट ऊपर या पहले इसको नीचे लिया जाता था, अब ये ऊपर लिया जा रहा है, ठीक, राइट साइड में। उसके नीचे आपका यहाँ पर सेवा में, ठीक, प्रखंड विकास पदाधिकारी दानापुर पटना, विषय जो है कि स्वच्छता अभियान के सफल संचालन के संबंध में, ठीक है? महोदय, तो महोदय सौवन निवेदन ये है कि इस तरह से भी लिख सकते हो। एंड आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके प्रखंड के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। इस अभियान के अंतर्गत सफाई, कचरा प्रबंधन तथा लोगों में जागरूकता फैलाना हेतु ये सब आवश्यक कदम उठाया जाए। कृपया सुनिश्चित करें कि यह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण हो तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट कार्यालय को शीघ्र ही किया जाए। ठीक, उसके बाद आप अपना थैंक यू लिख सकते हो, हस्ताक्षर दे सकते हो, जो भी आपका पोस्ट है वो पोस्ट लिख सकते हो, इस प्रकार। ठीक, अगला क्वेश्चन 15 में है, श्रव्य और दृश्य माध्यम की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। तो श्रव्य माध्यम जो सुनकर जो समाचार प्राप्त होता है, न्यूज़ प्राप्त होता है ना, और दृश्य माध्यम जो देखकर। तो देखकर जानकारी प्राप्त होना, सुनकर जानकारी प्राप्त होना जो बहुत ही ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क है। जैसे पहले के समय में रेडियो हुआ करता था और रेडियो से लोग जानकारी जुटाते थे, समाचार सुनते थे। अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि भाई ये लोग सोशल मीडिया पे इंस्टा, फ़ेसबुक, यूट्यूब, टीवी, टेलीविज़न के माध्यम से, मतलब अलग-अलग चीज़ों के माध्यम से क्या करते हैं, जानकारी जुटाते हैं। जो उसे देखकर हमें जानकारी प्राप्त होता है, दृश्य माध्यम होता है, और सुनकर श्रव्य माध्यम। तो वही है, तो श्रव्य और दृश्य माध्यम जनसंचार के ऐसे प्रभावी साधन हैं, जिनकी भाषा उनकी प्रकृति और उद्देश्य के अनुसार विशेष रूप ग्रहण करती है। श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो और पॉडकास्ट केवल ध्वनि पर ही आधारित होते हैं ये सब। इसलिए इनकी भाषा अत्यंत स्पष्ट, सरल और सुबोध और प्रभावशाली होनी चाहिए। इसमें उच्चारण की शुद्धता, स्वर का उतार-चढ़ाव, उचित गति और सही विराम का विशेष महत्व होता है। क्योंकि श्रोता संदेश को केवल सुनकर समझता है, इसलिए जटिल वाक्यों और कठिन शब्दों से बचना आवश्यक है। बोलचाल की भाषा, संक्षिप्त वाक्य और दोहराव का सीमित प्रयोग इसे अधिक प्रभावी बनाता है। इसके विपरीत दृश्य माध्यम जैसे टेलीविज़न, फ़िल्म, वीडियो और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में भाषा के साथ चित्र और दृश्य, हाव-भाव और ध्वनि सभी मिलकर संदेश का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भाषा अपेक्षाकृत कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करती है।
क्योंकि यह दृश्य स्वयं बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। संवाद छोटे, सटीक और प्रभावपूर्ण होते हैं। साथ ही दृश्य तत्व जैसे कि चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, पृष्ठभूमि संगीत और ग्राफिक्स संदेश को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। तो दोनों माध्यमों में भाषा का उद्देश्य श्रोता और दर्शक तक संदेश को स्पष्ट, रोचक और प्रभावी ढंग से पहुंचाना होता है। अंतर केवल इतना है कि श्रव्य माध्यम में शब्द प्रमुख होते हैं, जबकि जो दृश्य माध्यम होते हैं उसमें शब्द और चित्र मिलकर संप्रेषण को अधिक सशक्त बनाते हैं। ठीक है। आपका 16 क्वेश्चन है, संवाद की औपचारिक के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो औपचारिक बोला जाए तो ऑफिशियल। तो संवाद की यानी बातचीत की, संवाद बात करने की औपचारिक या औपचारिकता का आशय उस शैली से है जिसमें भाषा, व्यवहार और अभिव्यक्ति सामाजिक और तथा व्यावसायिक मर्यादाओं के अनुरूप हो। औपचारिक संवाद के मुख्य बिंदुओं में सबसे पहले शिष्टता और विनम्रता आती है। संवाद करते समय आदरपूर्ण शब्दों, प्रेमपूर्ण आदरपूर्ण शब्दों और उचित संबोधन का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जैसे कि महोदय, कृपया, धन्यवाद आदि। इससे संवाद प्रभावी और सभ्य बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्टता और सटीकता है। स्पष्टता और सटीकता। तो औपचारिक संवाद में अनावश्यक विस्तार या फिर अस्पष्टता से बचना चाहिए। विचारों को सीधे, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि संदेश सही ढंग से समझा जा सके। इसके साथ ही भाषा की शुद्धता भी अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण, वर्तनी और उच्चारण की त्रुटियां संवाद की गुणवत्ता को कम कर देती है। औपचारिक संवाद में अनुशासन और मर्यादा का पालन भी जरूरी है। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं या फिर अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग सीमित रखना चाहिए। विषय के अनुरूप गंभीरता बनाए रखना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त संवाद का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और उसी के अनुसार भाषा का चयन किया जाना चाहिए। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देते हैं। 17 नंबर, कार्यवृत्त लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो कार्यवृत्त, कार्यवृत्त लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बैठक या फिर सभा में हुई चर्चाओं, निर्णयों और कार्यों का संक्षिप्त तथा क्रमबद्ध विवरण लिखा जाता है। इसकी प्रक्रिया सुनियोजित और स्पष्ट होती है। सबसे पहले बैठक की मूल जानकारी लिखी जाती है, जैसे कि संस्था का नाम, बैठक की तिथि, समय और स्थान। इसके बाद अध्यक्षता करने वाले तथा उपस्थित सदस्यों के नाम दर्ज किए जाते हैं। अनुपस्थित सदस्यों का उल्लेख भी किया जाता है। इसके बाद बैठक के एजेंडा यानी विषय सूची के अनुसार बिंदुवार चर्चा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। कार्यवृत्त लिखते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं, प्रस्तावों और निर्णयों को सही संक्षेप में लिखा जाए। व्यक्तिगत विचारों या फिर अनावश्यक विवरण को शामिल नहीं किया जाता है। भाषा सरल, स्पष्ट और निष्पक्ष और अनौपचारिक होनी चाहिए। प्रत्येक प्रस्ताव के साथ उसके अनुमोदन, किसने प्रस्ताव रखा और किसने समर्थन दिया का उल्लेख किया जाता है। अंत में लिए गए निर्णयों और आगे की कार्य योजनाओं को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। यदि अगली बैठक की तिथि निर्धारित की गई हो तो उसका भी उल्लेख किया जाता है और कार्यवृत्त के अंत में अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जिससे उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट, पत्र लेखन के विभिन्न रूपों के बारे में बताइए। तो जो पत्र जो लिखा जाता है अलग अलग कौन कौन से इसका रूप है। चलिए, पत्र लेखन संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और सूचनाएं दूसरों तक पहुंचाता है। पत्र लेखन के विभिन्न रूप होते हैं जो उद्देश्य और संबंध के अनुसार भिन्न होते हैं। सबसे पहला रूप जो होता है इसका औपचारिक पत्र होता है जो सरकारी कार्यालय या फिर व्यावसायिक कार्यों के लिए लिखा जाता है। इसकी जो भाषा होती है वो शिष्ट, संक्षिप्त और नियमबद्ध होती है। आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, कार्यालय पत्र आदि इसके उदाहरण होते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र जो संबंध को लिखा जाता है, परिवार को, फैमिली को, अपना फैमिली में जैसे पिता को, माता को, दोस्तों को, ठीक है, बहन को, मामा को, मौसा को, इस तरह से लिखा जाता है। परिवारजनों और परिचित को लिखा जाता है। इसमें भाषा सरल, सहज और भावनात्मक होती है। इसमें औपचारिकता कम होती है और व्यक्तिगत भावना इसमें होता है इसका महत्व। तीसरा होता है अर्ध औपचारिक पत्र जिसमें औपचारिकता और अनौपचारिकता का संतुलन होता है। यह पत्र परिचित व्यक्तियों जैसे शिक्षक, अधिकारी, सहकर्मियों को लिखा जाता है।
जिसकी भाषा विनम्र और संतुलित होती है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पत्र भी एक महत्वपूर्ण रूप है इसके, जो व्यापारिक कार्यों जैसे कि आदेश, बिल, शिकायत, जानकारी के लिए लिखा जाता है। इसकी भाषा स्पष्ट और औपचारिक होती है। 19 नंबर में संचार के लिए लेखन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। संचार के लिए लेखन एक महत्वपूर्ण क्या है? प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विचार, सूचनाएं और भावनाएं प्रभावी ढंग से व्यक्त की जाती है। इसके विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है, ताकि लेखन स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बन सके। सबसे पहला उद्देश्य या पर्पस होता है, लेखन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, चाहे वो सूचना देना हो या फिर समझाना हो, मनाना हो या फिर मनोरंजन करना हो। उद्देश्य के अनुसार ही भाषा और शैली का चयन किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पाठक है। ठीक है, तो पाठक लेखन करते समय पाठकों की आयु, शिक्षा, रुचि और स्तर को ध्यान में रखा जाता है, जिससे संदेश आसानी से समझ में आए। तो पाठक को भी फोकस किया जाता है, जी जो पाठक जिससे आसानी से समझे, पाठक को अच्छा लगे, किस उम्र के अकॉर्डिंग पहुंचना चाहिए। तो तीसरा पहलू भाषा और शैली है। भाषा सरल, स्पष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। जटिल वाक्यों और कठिन शब्दों से बचना चाहिए। लेखन में संरचना का विशेष महत्व है। प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष के माध्यम से विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शुद्धता और संगति भी आवश्यक है। व्याकरण, वर्तनी और तथ्यात्मक शुद्धता बनाए रखना जरूरी है। विचारों में तारतम्य होना चाहिए, जिससे पाठक को समझने में कठिनाई ना हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कार्यालयी लेखन में भाषा के महत्व को चित्रित कीजिए। तो कार्यालयी लेखन में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके माध्यम से सभी प्रशासनिक और औपचारिक कार्य क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। और कार्यालय में प्रयुक्त पत्र, रिपोर्ट, ज्ञापन, आदेश और अधिसूचनाएं सभी भाषा के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। यदि भाषा स्पष्ट और सटीक ना हो, तो संदेश का अर्थ बदल सकता है, जिससे भ्रम और कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। तो कार्यालयी लेखन की भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार, कठिन शब्दों और अलंकारों से इसमें बचना आवश्यक है। प्रत्येक वाक्य जो है कि वो सीधे और स्पष्ट रूप से अपने आशय को व्यक्त करें। यही इसकी क्या होती है? विशेषता होती है। इसके साथ ही भाषा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ये सही व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्ह लेखन को प्रभावी और विश्वसनीय बनाते हैं। और बात करें आगे, तो औपचारिकता भी इसमें इसकी जो कार्यालयी भाषा का एक क्या है? प्रमुख गुण है औपचारिकता। एंड इसमें शिष्ट और मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पेशेवर वातावरण बना रहता है। साथ ही भाषा में क्रमबद्धता और तारतम्य होना चाहिए, ताकि विचार स्पष्ट रूप से समझ में आए। सो इस तरह से मैंने इतना समझा दिया। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, आपको वीडियो को रोक कर समझना चाहिए। और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिसे पढ़ाना है। भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 21 नंबर। तो वीडियो को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक कर समझ लीजिए और व्हाट्सएप से पीडीएफ को परचेज कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, हाव भाव के प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। हाव भाव मैंने बताया था, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, गेस्चर का उपयोग किया जाता है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है आपका, भाषा के लिखित, मौखिक और आंगिक रूप से क्या समझते हैं? सेम वही क्वेश्चन मैंने बताया भी था, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत दिनों बाद आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो। दोस्त से मिलने और उससे बात होने वाले संवाद यानी वार्तालाप आरंभ और मध्य और अंत में लिखिए। इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है डिजाइन, आप लोग देखिए इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, जिसमें से बिजली आपका कट गया है, आपके मोहल्ले में बिजली प्रायः चली जाती है। बिजली के अधिकारी को शिकायत क्या करना, लिखना है। तरह से आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार आपको लिखना है। सेवा में विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता, इस तरह लिख सकते हो। बिजली कार्यालय लिखोगे, जहां पर आपका एड्रेस वो एड्रेस दोगे, दिनांक लिखोगे, विषय लिखोगे, मोहल्ले में बार बार बिजली कटौती के संबंध में जिस तरह से जो भी आपका सिचुएशन है वो अपने लिखोगे। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आपके क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाले अपने मोहल्ले का जो भी आप जिस तरह से लिखना चाहो, महोदय के बाद अपना बात अपना मन से लिख सकते हो। जो भी सिचुएशन से अपना सिचुएशन लिखकर बाकी आप दे सकते हो।
धन्यवाद लास्ट में लिखना ज़रूरी है, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार आप मोहल्ला लिख सकते हो, पोस्ट, जिला, मोबाइल नंबर इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, दृश्य माध्यमों में इस्तेमाल होने वाली भाषा को साधारण स्पष्ट कीजिए और समझाइए। 27 में है आत्मकथा, है ना? जो मतलब खुद के सोच से जो जीवनी लिखा जाता है, खुद के बारे में उसकी भाषा पर विचार क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। देखिए, जीवन का कथा इसमें होता है। इस तरह से आपके जो जितने भी मोस्ट मेरे क्वेश्चन आंसर थे, मैंने सभी कराया। अब देखिए, आप लोग व्हाट्सएप से परचेज़ कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल से बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।